आपके साथ जो हुआ क्या कहेंगे? देखिए, जब सत्ता ही उनको मिली थी गलत तरीकों से, तो सत्ता को बचाने के लिए वो शिष्टाचार की तरफ नहीं मुड़ेंगे। ये महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष की कांग्रेस नहीं है। इन्होंने हमारे केंद्रीय कार्यालय पर हमला किया। इन्होंने कुमार विश्वास को एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक साधारण परिवार, शिक्षक के परिवार से पैदा आदर्शवादी, बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी को खुलेआम शांतिपूर्ण तरीके से मुकाबले की कोशिश में बाधा डाली। मेरे जैसे आदमी को, जो बनारस विश्वविद्यालय की पैदाइश है, जहां का अध्यापक रहा, विद्यार्थी रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, मुझे बुलाया गया, लेकिन खाली इसलिए बोलने से रोका गया कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। ऐसे विश्वविद्यालय में जहां श्री राहुल गांधी, श्री नरेंद्र मोदी और अन्य दलों के कार्यकर्ता नेता आते रहते हैं, और मैं पार्टी के काम के लिए नहीं गया था, तो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से ये घबरा रहे हैं। ये इनकी हताशा का परिचायक है और ये देश के पैमाने पर होगा। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं देश की जनता की तरफ से कि आप जितनी दुष्टता करोगे, आपकी सजा भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो मान लीजिए 25-50 सीटें इन दो बड़ी पार्टियों को मिल भी जाए, वरना आप जमानत जब्ती के लिए भी तैयार रहना। पार्टी का बड़ा आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ तो आम आदमी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो यहाँ से वो लड़ेगा जिसको हमारी पार्टी की चुनाव समिति आदेश देगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। ये मेहनतकश, ईमानदार, सात्विक और भले लोगों का गढ़ रहा है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। कब से ये भारतीय जनता पार्टी की नगरी हो गई मुझे नहीं मालूम। सर, एक अहम सवाल, बेनी प्रसाद वर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया है और अपनी ही पार्टी को उन्होंने दलालों की पार्टी और टिकट बेचने वाली पार्टी कह डाला। अब बेनी बाबू बहुत पुराने नेता हैं, सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी जड़ समाजवादी आंदोलन में है, तो समाजवादी कितना भी भटक जाए, कभी कभी सच तो बोलेगा ही, चाहे वो कांग्रेस में ही क्यों ना। प्रोफेसर साहब, एक स्टेटमेंट आपका समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था मैंने कि अगर मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो यू एग्री। वो तो मैंने इस अंदाज में कहा था कि हमारे जैसे इस पार्टी में हजारों लोग हैं और मोदी जी को और उनके समर्थकों को ये गलतफहमी न हो कि अगर वो बनारस में चुनाव लड़ने आएंगे तो उनको वैसी ही विजय मिलेगी जैसी मुलायम सिंह जी की कुलवधू को मिली थी, जहां किसी पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मेरे कहने का मतलब यही था कि मेरे जैसा 65 बरस का आदमी भी लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास तो जवानों की बहुत बड़ी टीम है जो एक से एक तरीके से इस चुनाव में न सिर्फ मोदी जी की बल्कि राहुल जी की, सोनिया जी की, मुलायम जी की, मायावती जी की, सबकी सेवा करेंगे। जिस तरह से कुमार विश्वास ने कि वो लड़ेंगे, ऐसे में अगर मोदी बनारस नहीं आते हैं तो मोदी जहां कहीं भी लड़ेंगे वहां आप उनके साथ? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं बनारसी हूं, अब मैं जाके बनासकांठा में क्या कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जहां भी मोदी लड़ेंगे, हमारे जैसे हजारों लोग सड़क पर पोस्टर चिपकाने से लेकर के माथे में टोपी लगा के प्रभात फेरी गाने तक का काम तब तक करेंगे जब तक कि मोदी जी की पूरी पोल जनता के सामने नहीं खुल जाएगी। और मोदी जी को हम गांधीनगर के विश्राम घर में वापस नहीं भेज देंगे। सर, ब्यूरो बार नई रिपोर्ट दी है कि जनता सभा में जो जनता आएगी, जनता दरबार में किसी तरह के हमले किया, किसी तरह की ऐसी घटना की उम्मीद है। और अरविंद केजरीवाल सुरक्षा देने से बार बार मना कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का ये प्रयास है कि वो नेताओं का सुरक्षा की आड़ में ये जेट सिक्योरिटी, सुपर जेट सिक्योरिटी पहले अपने लिए, फिर अपने दामाद तक के लिए, कुछ दिनों में अपने कुत्तों तक के लिए लेंगे हमारे खर्चे पर। और एक से एक जाबाज नौजवानों को ये अपराधी किस्म के लोग अपनी सुरक्षा के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं, उसको रोका जाए। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी की सूचना है तो भाई अरविंद जी बहुत ही सुलझे हुए और व्यावहारिक आदर्शवादी हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बैल मुझे मार। उनका तो खाली इतना कहना है कि मैं दिल्ली की जनता का सेवक चुना गया हूं, दिल्ली की जनता से मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेवर बदमाश, कोई माफिया, कोई विदेशी ताकत अराजकता पैदा करने के लिए उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करना चाहेगी
तो उनके अपने साथी हमारे जैसे लोग उनके स्वयंसेवक होंगे, लेकिन बाकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कोई सिद्धांत का सवाल नहीं रहेगी। सर, सफाई महोत्सव के बाद इतना हो हल्ला मचा है, मीडिया पर ही ठिकरा फोड़ दिया कि मीडिया गलत खबर दिखा रही है। अब इस पर तो मैं क्या कहूँगा, सफाई तो मैं गया नहीं और न जाना चाहूँगा, लेकिन ये इसमें एक ही कहावत याद आती है, उल्टा चोर, आप वो पूरा करिए उसको, कोतवाल को डांटे। मीडिया की जो आलोचना करते हैं, अगर हम भी कभी आलोचना करें तो जनता को यही समझना चाहिए कि मीडिया पर हमला करने वाले कहीं दाल में काला है। हमारी तो दाढ़ी नहीं है, आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी में तिनका है। तो बनारस में उम्मीदवार कब तक घोषित हो जाए? बनारस में उम्मीदवार, बनारस भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से है। जो भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सूची घोषित होगी, जल्दी से जल्दी घोषित होगी। अब ये कि 15 तारीख तो अभी हमारी प्रार्थना पत्र देने की तिथि है। 26 जनवरी तक हम पूरे भारत में 1 करोड़ सदस्यता के अभियान में लगे होंगे। ये सब जो होना है, ये सब सदस्यता अभियान के पूरा होने के बाद ही होगा। सर, बीएचयू में कल जिस तरह की घटना हुई, जो क्या हुआ बीएचयू में? बीएचयू में आपको बोलने से रोका गया, क्यों रोका गया हमको? ऐसे में बीएचयू प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय में वो बराबर राजनीतिक दल के लोग आते रहते हैं। हम लोग बचपन में एक प्रार्थना पढ़ते थे, उसी को मैं माननीय प्रशासकों से कहना चाहूँगा, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान इनको दीजिए, इनके दुर्गुणों को दूर कीजिए और उनको कहिए कि दीवार पर लिखी इबारतें पढ़ें। शासन के चापलूसी में बुद्धिजीवियों को अगर विश्वविद्यालयों से इसलिए दूर किया जाएगा कि उनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है, तो देश के सभी ईमानदार बुद्धिजीवियों को बीएचयू प्रवेश पर रोक लगाना पड़ेगा। इस समय सारे देश में लोकसभा चुनाव के जरिए अगले 5 साल के लिए शासन व्यवस्था के निर्धारण का सवाल उठ खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि देश में राजनीति के अपराधीकरण, उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और बांटो और राज करो की राजनीति करने वालों के खिलाफ माहौल बन रहा है। दिल्ली में जो चुनाव हुआ, उससे लगता है कि लोगों में और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी स्वच्छ राजनीति के प्रति फिर से भरोसा जागा है। मैं चूंकि 1967, 1977 और 1989 इन 3 मील के पत्थरों का साक्षी रहा हूं, जिसमें पहले डॉक्टर लोहिया, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में देश ने राजनीति को सुधारने के लिए कुछ कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उन तीनों कोशिशों में बहुत कुछ आधा अधूरा रह गया। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार मतदाता 2014 के चुनाव को दूसरी आजादी के रूप में लड़ने जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार और विकास का अभाव और राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण, ये मुद्दे बड़े मुद्दे रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने जनता के इस रुझान को सम्मान देते हुए तय किया है कि हम देश के बदलाव के इस अभियान में उनका साधन बनेंगे, उनका निमित्त बनेंगे, उनका औजार बनेंगे। और इसीलिए हमारे पास साधन बहुत कम है और समय तो और भी कम है, लेकिन हम लोकसभा के इस चुनाव में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर लोकसभा क्षेत्र में या तो खुद जिम्मेदारी के साथ अच्छे से अच्छा उम्मीदवार देने का काम करेंगे, और या अगर हमारे उम्मीदवार से बेहतर या हमारे संगठन से बेहतर आंदोलन और संगठन से अच्छे उम्मीदवार आते हैं तो निसंकोच हम उनकी पैरवी करते हुए जनता से उनको जिताने की अपील करेंगे, जिससे कि अभी ये जो एक डर पैदा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तो अच्छी पार्टी जरूर है, लेकिन इसको वोट देना मतलब 50 से 100 लोगों को
लोकसभा पहुंचाना है, किसी को बहुमत नहीं देना है और इससे अस्थिरता पैदा होगी। ऐसा ही प्रचार दिल्ली चुनाव के समय में शुरू के दौर में हमारे बारे में किया गया था कि ये वोट कटवा पार्टी है, इसके पास नेता नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है और इसके पास जमीनी आधार नहीं है, ये तो मीडिया के ओबी बैन में पैदा हुई पार्टी है। ये सब गलत साबित हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों के असंतोष और मोह भंग और परिवर्तन की जरूरत से पैदा बेचैनी का परिणाम है और ये सारे देश की कहानी है। दिल्ली में तो ये सबसे कम था। आप दिल्ली से जितनी दूर जाएंगे, परिवर्तन और भ्रष्टाचार के लिए लड़ने वालों की जमात उतनी बड़ी और उतनी मजबूत दिखाई पड़ेगी। आनंद जी, एक सवाल है कि अमेठी में जो कुछ हुआ कुमार विश्वास के साथ, इस तरह की चीजें आपको पूरे देश में फेस करने की उम्मीदें लग रही हैं और कुमार विश्वास के साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जब सत्ता ही उनको मिली थी गलत तरीकों से, तो सत्ता को बचाने के लिए वो शिष्टाचार की तरफ नहीं मुड़ेंगे। ये महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष की कांग्रेस नहीं है। इन्होंने हमारे केंद्रीय कार्यालय पर हमला किया, इन्होंने कुमार विश्वास को एक लोकतांत्रिक तरीके से एक साधारण परिवार, शिक्षक के परिवार से पैदा आदर्शवादी, बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी को खुलेआम शांतिपूर्ण तरीके से मुकाबले की कोशिश में बाधा डाली। मेरे जैसे आदमी को, जो बनारस विश्वविद्यालय की पैदाइश है, जहां का अध्यापक रहा, विद्यार्थी रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, मुझे बुलाया गया, लेकिन खाली इसलिए बोलने से रोका गया कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। ऐसे विश्वविद्यालय में जहां श्री राहुल गांधी, श्री नरेंद्र मोदी और अन्य दलों के कार्यकर्ता, नेता आते रहते हैं और मैं पार्टी के काम के लिए नहीं गया था, तो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से ये घबरा रहे हैं। ये इनकी हताशा का परिचायक है और ये देश के पैमाने पर होगा। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं देश की जनता की तरफ से कि आप जितनी दुष्टता करोगे, आपकी सजा भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अभी कि अगर IIM की डिग्री हो और IIT की कराची होती, उसके बाद फिर IIM में चले जाना, 1 करोड़ और बच्चा अमेरिका में नौकरी मिलेगी। हम तो तुमको, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा अपने विदाई पत्रकार सम्मेलन में कि 3 चीज हम नहीं संभाल पाए। भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, हम नहीं संभाल पाए, महंगाई पर काबू हम नहीं कर पाए और रोजगार निर्माण में भी दरमंदी आ गई। पहले वाले में ठीक था, UPA 1 में ठीक था, UPA 2 में सब, किसान का, बुनकर का, व्यापारी का, उसको तो चलने दो। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो राष्ट्रपति भवन में तो जाएगा नहीं, लेकिन वो रात में निकलेगा और छिनैती करेगा, मां की चेन छीनेगा, भाई की घड़ी छीनेगा, आपकी साइकिल छीनेगा, जैसा बिहार में जंगल राज हो गया। 5 बजे के बाद जब यहाँ बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है आनंद जी, हमने कहा क्यों सर, हम घड़ी छोड़ देते हैं और पैदल चलते हैं, तो उसके बाद क्या करेगा, हमारा एक पुराना कोट लेगा, मेरा भैया कोट लेगा रहे, एक दूसरे के साथ लोग मिल के चल सके, एक आधी रोटी खाए और दूसरा सवेरे शाम पूरी हलवा खाए, तो आधी रोटी वाला उस पूरी हलवा में तो ज्यादा दिन चलने नहीं गए। ये है साथियों स्वराज का सिद्धांत, लेकिन इसको मैंने बहुत संक्षेप में कहा। दूसरा सवाल है संगठन, ये सब होना तो चाहिए, लेकिन कौन करे। एक और ये 2 चीजें पैदा करता है, अगर माइनस है तो 0 हो जाता है। और कई उसके जवान लड़के लड़कियां थे, कायदे से उसको आराम से मर जाना चाहिए था कि हमने अपना परिवार बना लिया, सब धर्म कर्म कर लिया और जाके बहुत परेशान था, क्योंकि उसे बहुत झगड़ा करते थे। कल आपने देखा टीवी के लिए कुछ दिखा रहा था टेलीविजन, जो वो सब एक दूसरे को प्लास्टिक की कुर्सी से मार रहे थे। ये अराजकता है। धीरज लूटी गोपियां, फोटो हमने मोबाइल आनंद कुमार अरविंद केजरीवाल से मुझे बात बोला, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही कर दे तो के ऐसा जो
संगठन अराजकता। भीड़ में दो चीजें हो सकती है, संगठन, एक ही काम में जाने वाले लोग मुश्किल से गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और फिर 12 साल हिम्मत जोड़ते हैं। कुंभ क्यों 12 साल पर होता है? एक कुंभ आने में 11 साल की एक ऐसी पार्टी बनेगी कि एक मीटिंग में जाने के बाद अगले 10 मीटिंग तक याद करके पसीना छूटे, तब आम आदमी पार्टी नहीं चल पाए। चुनौतियां ऐसे फैली रहेंगी तो इसमें से बालू भी गिर जाएगी, और अगर ये बंद हो जाएंगी तो किसी ने अगर हीरा दे दिया तो तब तक रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये बनी हुई मूर्ति है, इसे कुछ छोड़ देगा। अगर ये संगठन इतनी अच्छी चीज है तो इतने हम पढ़ेंगे नहीं। तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, फुटबॉल खेलो। हम लोग घुस गए गली गली सवेरे 5 बजे और 6 बजे के बीच में। ये बनारसियों के लिए जरा दुखद सूचना है, क्योंकि बनारस के लोग जरा देर से उठते हैं और सवेरे सुननी करने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन 5 से 7 बजे के बीच में 5-7 लोग इन्हीं लोगों की तरह से, कुछ लड़के कुछ लड़कियां टोपी लगा के पर्चा लेके प्रभात फेरी गाते घूमते थे। आखिरी बार प्रभात फेरी अंग्रेजों के खिलाफ गाई गई थी, आखिरी बार जगाते थे लोग। और जो सवेरे वो प्रभात फेरी सुन करके 5-7 लोग रहते थे, 1000-2000 घरों के बीच में गाते गाते जल्दी जल्दी चले गए। दिन भर लोग चर्चा करते थे, कहां से सब आए हैं भाई, और गाते क्या है? देश को बनाना है, बेईमानों को भगाना है। धीरे धीरे करके जैसे पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ता है, ऐसे दिल्ली जैसे दलदल में लोगों के मन में आपकी बात धंस गई, और यही बनारस में करना पड़ा। सवेरे जब आप प्रभात फेरी डालेंगे, फिर अपने काम पर चले जाएंगे। विद्यार्थी विद्यालय में जाए, माता बहनें घर का खाना पकाएं या अपने काम पर जाए, आदमी लोग घर में झाड़ू लगाएं, बाहर जाए। धीरे धीरे लोगों के मन में एक निशान और एक यकीन आ जाना चाहिए कि इस बार अच्छे लोगों को जिताना है और झाड़ू पर मोहर लगाना है। ये आपको करना पड़ेगा, और ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ तो रोजे कथा हो रहे हर मोहल्ला में। अभी मैं कल था, करना है, मेरी अपनी सामाजिक यात्रा शुरू हुई नारों से, और मुझे चाहिए कि इस उम्र में भी आपके साथ नारा लगाए और लोग कहेंगे अरे इतना भाइयों जवान हो यार। हम कहेंगे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। ऐसा नहीं, छत मजबूत है ना।